स्टार्ट करते हैं 2003 IIT JEE का मेन लेवल जो क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन 1 है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ अ मेटालिक शेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट फील्ड लाइन। अब देखिए यहाँ पर फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमेशा जो है परपेंडिकुलर टू द मेटालिक सरफेस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस अगर है। और दूसरा क्या है कि कभी भी किसी मेटल के थ्रू पास नहीं कर सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसी में फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैं और मेटेलिक सरफेस को क्रॉस नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ फोर्स F इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 2√3 kg एज शोन इन द डायग्राम। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। तो बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि कितना फोर्स मैक्सिमम लगाना पड़ेगा जिससे मूव करना स्टार्ट कर जाए, या इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी। देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक फोर्स F अप्लाइड है और इसमें म्यू दिया हुआ है 2√1/2√3। यहाँ पर फोर्स F लग रहा है और यहाँ पर या म्यू की वैल्यू दी गई है, वो दिया हुआ है 1/2√3। मास दिया गया है यहाँ पर 2√3। तो यहाँ पर इसका जो mg लगेगा वेट, mg अगर देखोगे आप तो mg हो जाएगा, g को 10 ले लें, m = 2 है तो 2√3 × 10 लग जाएगा, ये वेट नीचे लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। अगर आप इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो एक कंपोनेंट यहाँ इधर लगेगा और एक कंपोनेंट यहाँ डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा। F ये 60 है तो यहाँ पर ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, तो ये F sin 60 होगा और यहाँ पर F cos 60 आएगा। देखिए यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो ब्लॉक को राइटवर्ड मूव कराने का अटेम्प्ट करेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर जो लगेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट जो फ्रिक्शन लगेगा वो F = μn लगेगा। अब यहाँ से देखें, अगर मूव नहीं कर रहा है, इम्पेंडिंग मोशन की कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम = 0 एंड वर्टिकल फोर्सेस का सम = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस का सम = 0 निकालते हैं। अब वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट लग रहा है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर है। तो हम अगर वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं तो अपवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है, एन लग रहा है। बाकी डाउनवर्ड में कौन कौन से लग रहे हैं, -F sin 60 और -mg = 0। तो यहाँ से n = निकल के आ जाता है F sin 60 + mg sin 60 + mg। तो यहाँ से अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो राइट वर्ड को अगर आप पॉजिटिव ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, राइट वर्ड में F cos स्मॉल f फ्रिक्शन है = 0, तो F cos 60 = F। यहाँ पर F की वैल्यू क्या है हमें पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पर आ गया म्यू × n। n को यहाँ से हम अगर रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा म्यू × F sin 60 + m। यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, ये F/2 है। अब देखिए F/2 म्यू की वैल्यू दी हुई है 1/2√3, F sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस mg है 20√3। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए। अब देखिए √3 को अंदर लेकर जाते हैं तो F = यहाँ पर बचेगा F/2 प्लस यहाँ आ गया 20। अब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल माइनस हो जाएगा, तो F/2 बचेगा, F/2 = F, तो ये आ गया 20। तो यहाँ से F = निकल के आ गया 40। तो 40 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स जब तक लगाएंगे आप तो ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। 40 से जैसे ही ज्यादा लगाएंगे ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट। 2 आइडेंटिकल balls each of mass m are connected by a rigid rod of length L. The system exists on a horizontal frictionless surface. An impulse of mv perpendicular to the rod is applied at one end of this system at rest as shown in the figure. The angular velocity produced by rod is। अब इस क्वेश्चन में हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए ये रोटेशनल मोशन क्लास 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें कोई भी नेट टॉर्क शुरू में एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि एक रॉड इस तरीके से है, इसकी लेंथ L है, यहाँ पर मास कैपिटल M है, यहाँ पर मास कैपिटल। जैसे ही यहाँ पर हमने mv अप्लाई किया, क्या आएगा, यहाँ पर m इंटू स्मॉल v दिया हुआ है, हमने परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया। अगर हम इसके सेंटर के अबाउट देखें तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए इम्पल्स कितना अप्लाई हुआ है, mv इंटू L/2, ये इम्पल्स अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है। पहले देखिए दो ब्लॉक है, ध्यान रखना ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो ये पहली चीज तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा होता है, तो यहाँ आएगा 2i ओमेगा। 2i क्यों, क्योंकि ईच बॉल का आई हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 और आई कितना होगा एक बॉल का, अगर हम देखें तो ये है m, लेंथ है L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से निकल के आ गया कि 2mL²/4 इंटू ओमेगा, और यहाँ पर है mvL/2। यहाँ से अगर देखें तो m कैंसिल हो गया, L² से L² L कैंसिल हो गया, ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा v/L। तो ये एंगुलर वेलोसिटी उसको इम्पार्ट करेगा, जो ऑप्शन ए। अ क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ 1.2 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम शुड बी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए ये कुछ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, क्लास 11। तो इसमें साइड दिया हुआ है वॉल्यूम का L इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब अगर आप L क्यूब करोगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा क्यूब का, L क्यूब, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 क्यूब। यहाँ से ये आ जाएगा 1.44 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसको अगेन 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1728 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए हमारे पास जो लेंथ दी गई थी उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, केवल 2। तो हमें जो आंसर बताना है वो भी केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना होता है, इसलिए आंसर जो आएगा वो आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बी। If W1, W2 and W3 represents the work done in moving a particle of mass small m from the point A to the point B along 3 different paths in gravitational field of a point mass m as shown in the figure, the work done will satisfy the relation। अब यहाँ A to B जाने का 3 पाथ दिया गया है, 1 2। अब कैपिटल M ऊपर रखा हुआ है, स्मॉल m को आप 3 रास्ते से लेकर जा रहे। तो यहाँ पर आपको पता है ग्रेविटेशनल चैप्टर क्लास 11th में आपको ये रिलेटेड क्वेश्चन लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको वर्क एनर्जी पावर में एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्स होता है जो जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय दीज फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और इसके 3 एग्जांपल्स होते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक होता है, और तीसरा इलास्टिक फोर्स होता है जो स्प्रिंग में काम करता है। तो ये तीनों फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव होते हैं और इनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आप कोई भी पाथ लेकर जाओ A to B के लिए, तीनों में वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट मिलेगा। द फिगर रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज X and Y having the same surface area with time due to emission of radiation. Which of the following expressions is correct regarding the emissivity and absorptive powers of 2 bodies? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये टाइम है। यहाँ पर एक कर्व ऐसे और दूसरा कर्व ऐसे दिया गया है, इसको टच नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब अगर आप देखेंगे ये x के लिए है और ये बाद वाला y, तो यहाँ पर अगर आप स्लोप देखेंगे इसका x का और y का, तो आपको पता चलेगा कि x का जो स्लोप है वो ज्यादा। स्लोप का मतलब यहाँ पर dt। ये स्लोप जिसके लिए भी ज्यादा है, मतलब उसका कूलिंग रेट ज्यादा है। ये कूलिंग रेट को रिप्रेजेंट, और कूलिंग रेट किसका ज्यादा है, x का ज्यादा। तो जो ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है, इसका मतलब उसका एमिशन भी ज्यादा फास्ट हो रहा है। इसका मतलब x का एमिसिविटी ज्यादा, Ex इज ग्रेटर देन Ey। अब हमें किरचॉफ्स लॉ से पता है कि जिसका एमिसिविटी ज्यादा होगा उसकी एब्जॉर्प्टिविटी भी ज्यादा होगी।
यही किरचॉफ्स लॉ था। तो इसका मतलब कि एब्जॉर्बिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एब्जॉर्बिविटी ऑफ वाई। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा। इन द फिगर सीपी रिप्रेजेंट्स अ वेव फ्रंट एंड एओ and BP are corresponding to the condition on theta for constructive interference at P between the ray BP and reflected ray OP is। यहाँ पर कंडीशन निकालना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इस डायग्राम को अगर हम फिर से रीड्रॉ करते हैं तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ क्या है। यहाँ पर AO और BP आर टू रेज और CP यहाँ पर वेव फ्रंट और रेज के बीच में 90 डिग्री का रिलेशन होता है जो वहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमें चाहिए क्या, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, उसके लिए हमें चाहिए पाथ डिफरेंस। लेकिन जो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है वो किसके बीच में निकालना है, रे बीपी रिफ्लेक्टेड रे ओपी। तो रिफ्लेक्टेड रे जब भी हम देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए ध्यान रखना है कि जो कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की उसमें λ/2 ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पाथ इसमें ट्रेवल करता है वो पाई का, फेज डिफरेंस पाई आ जाता है या हम उसको λ/2 कहते हैं। पहले देखते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, बीपी और ओपी के बीच में। तो हमें पता है यहाँ से पाथ डिफरेंस CO प्लस OP, ये पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है, बीपी के बीच में और ओपी रिफ्लेक्टेड रे के, क्योंकि अगर ओपी इधर से जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर वो यहाँ से जाएगा। तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये इतना है। अब हमें क्या निकालना है, ये CO और OP की वैल्यू। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, यहाँ पर लगाते हैं हम लोग कॉस थीटा, ओपी निकालने। कॉस थीटा इक्वल टू आएगा D अपॉन OP। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OP इक्वल टू D अपॉन कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में हमें ये पता है कि ये क्या है, D के बराबर है। यहाँ से आप देख लीजिए चाहे तो ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये OP दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, और ये इसका बेस cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने लगा दिया, तो OP इक्वल टू D अपॉन cos थीटा। ठीक है, CO इक्वल टू क्या आएगा, ट्रायंगल में देखिए COP में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हमने कहा cos 2 थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 90 डिग्री के सामने OP है, तो ये हाइपोटेन्यूज बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CO1 हाइपोटेन्यूज OP, तो CO इक्वल टू OP इंटू cos 2 थीटा। अब OP की वैल्यू आपको पता है क्या, D अपॉन cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। ये हमारे पास CO आ गया। अब हम अगर यहाँ पर देखें पाथ डिफरेंस P इक्वल टू CO की वैल्यू है D अपॉन cos थीटा प्लस D अपॉन cos 2 थीटा। इसको अगर हम D अपॉन cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया cos थीटा से, तो यहाँ से क्या आ गया 2D cos थीटा। ये किसके लिए आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये तो टोटल पाथ डिफरेंस था, क्योंकि हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे में एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तो रियल पाथ डिफरेंस आएगा यहाँ पर 2D cos थीटा प्लस λ/2। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए n लैम्डा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो है पाथ डिफरेंस आना चाहिए हमारे पास n लैम्डा होना चाहिए। अगर हम इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो यहाँ से देखिए 2D cos थीटा इक्वल टू यहाँ से n-1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा आ जाएगा। या सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या होता है, n इक्वल टू 0 भी रख देते हैं तो ये निकल के आ जाता है 2D। अगर हम n इक्वल टू 0 रखते हैं तो D इक्वल टू 2D cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू आएगा लैम्डा अपॉन 4D, लैम्डा अपॉन 4D। जो ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो निकल के आएगा A।
Two rods, one of aluminium and other made of steel, having initial length L1 and L2 at 0 degrees Celsius, are connected together to form a single rod of length L1 and L2. If the length of each rod increases by the same amount on increasing the temperature by T degrees Celsius, the ratio of L1 upon L1 plus L2 in terms of coefficient of linear expansion अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज गिवन बाय चार ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टी क्लास 7 से। इसमें आपको पता है कि कोई भी, अगर मैं कह रहा हूं कि L1 इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल लेंथ है, टेम्परेचर T1 है इनिशियल, और L2 लेंथ है, टेम्परेचर T2 है, और इस रॉड का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अगर अल्फा है, तो हमारे पास रिलेशन जो निकल के आता है वो अल्फा इक्वल टू निकल के आता है L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू डेल्टा T निकल के आता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा। अब यहाँ पर दो यूज किया है, किसके लिए? इनिशियल लेंथ L1 और L2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ अल्फा 1 के लिए डेल्टा L L1 डेल्टा T है, और डेल्टा T दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग डेल्टा हटा देते हैं। इसी तरीके से अल्फा 2 इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L2 इंटू T लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर T सेम है और डेल्टा L भी सेम है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा L इक्वल टू, इसके लिए अगर देखेंगे तो डेल्टा L इक्वल टू है अल्फा 1 L1 T, और यहाँ इसके लिए डेल्टा L है दूसरी रॉड के लिए अल्फा 2 L2 इंटू T। इन दोनों को एक्सपेंशन डेल्टा T पर सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2। अगर हम यहाँ से देखें L2 अपॉन L1 इक्वल टू निकल के आएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, दोनों साइड प्लस 1 कर दें अगर हम, तो क्या मिलेगा यहाँ पर L1 प्लस L2 अपॉन L1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 2। अगर इसको उल्टा कर दें तो L1 अपॉन L1 प्लस L2 इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ये रिलेशन हमें मिल गया इसके लिए। तो अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। A wire of length 1 meter and area of cross section 2 into 10 to power minus 6 meter square is suspended from the top of a roof at one end, and a load of 20 Newton is applied at the other end. If the length of the wire is increased by 0.5 into 10 to power minus 4 meter, its Young's modulus is. क्लास 11th चैप्टर हुक्स लॉ है, वहां पर कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम लोग लेकर आते हैं एक वाई यंग्स मॉडुलस, हमें यही, और इस सिग्मा को क्या लिखते हैं, स्ट्रेस होता है तो एफ अपॉन ए लिख सकते हैं इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो वाई इक्वल टू निकल के आता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। वैल्यू डालते हैं, फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन का यहाँ पर, और लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और डेल्टा एल दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है 10, और ये जाकर 11, यहाँ पर 2 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्टील का यंग्स मॉडुलस होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर इसका आएगा सी। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर of an object at infinity. If a concave lens of focal length 20 cm is introduced at a distance of 35 cm from convex lens, the size of image becomes. अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि एक कन्वेक्स लेंस है
इस तरीके से, और उसके लिए इन्फिनिटी से रेज आ, अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो आपको पता है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, इमेज बनेगी उसके फोकस पर। अब फोकस कितना दिया हुआ है इसका, f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से ये लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर, ये इमेज मान लीजिए I1 बन रहा है, I1 बन रहा है, ये डिस्टेंस यहाँ तक 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा, दूसरी चीज क्या बताया कि यहाँ से 35 सेंटीमीटर पर एक कनकेव लेंस रख दिया, तो कनकेव लेंस के यहाँ से ये डिस्टेंस अगर 35 सेंटीमीटर हो गई तो ये डिस्टेंस केवल 5 सेंटीमीटर बचा। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस है, इसका मतलब -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा इसका। अब देखिए, अगर हम कनकेव लेंथ के लिए देखें, कनकेव सरफेस के लिए या कनकेव लेंस के लिए, तो हमारे पास पता है u इक्वल टू होगा 5 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कनकेव लेंस। जो ये कन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है I1, ये इस लेंस कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो पड़ी यहाँ पर इन डायरेक्शन ऑफ रे है, तो इसलिए हम पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर लेंगे। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएं अगर थिन लेंस फॉर्मूला, तो हमें पता है 1/b -1/u इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 1/b हमको निकालना है, -1/5 इक्वल टू -1/20। यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/b इक्वल टू 1/5 -1/20 आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 3/20। मतलब v इक्वल टू जो निकल के आया है वो 20/3 आ गया, 20/3 सेंटीमीटर v निकल के आ गया। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव लेंस कितना हो जाएगा, m इक्वल टू v/u, ये मैग्निफिकेशन होता है। v कितना है 20/3 और u दिया हुआ है 4/3, तो m इक्वल टू निकल के आ गया 4/3। अच्छा, m होता क्या है, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। अच्छा, यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट है क्या, 4/3 डिवाइडेड बाय hi। ऑब्जेक्ट क्या है कनकेव लेंस के लिए, ये वाला, और इसकी हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अब लोग लिख लेंगे 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ गया हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। The electric potential between a proton and electron is given by V equals to V naught ln R/R0, where R0 is a constant. Assuming Bohr's model to be applicable, what is the variation of Rn with principal quantum number n? रिलेशन दिया हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर वोल्टेज जो दिया गया है V इक्वल टू V नॉट ln R/R0 दिया। अगर हमारे पास पोटेंशियल है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, U इक्वल टू Q इंटू V होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और दोनों पर चार्ज होगा E के बराबर, स्मॉल e, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं EV0 ln R/R0, ये इसका U निकल के आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और जो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं उनके लिए F इक्वल टू du/dr होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ा था तो देखा था, du/dr होता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू r, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, EV0 ln का डिफरेंशिएशन यहाँ पर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई R/R0 ये, और उसको हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे R/R0 का, तो ये निकल के आ जाएगा 1/R0। तो यहाँ से R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो F इक्वल टू यहाँ पर आ गया कितना, EV0/R। और ये क्या होता है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो हम इसको इक्वल टू mv² r लिख सकते हैं। यहाँ v स्पीड है,
तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि v इक्वल टू निकल के आ जाता है ई वी नॉट अपॉन एम। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एन हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। दूसरा हमें क्या पता है, बोर्स के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से हमको पता है L इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई। तो अगर हम L की वैल्यू डालें एम वी एन आर एन इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पर m कांस्टेंट है और v भी n पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब आर एन इज प्रोपोर्शनल टू n। ये इसका करेक्ट ऑप्शन या आंसर होगा। A ray of light is incident at the glass water interface at an angle I. It emerges finally parallel to the surface of water. If the value of index of refraction for water is 4/3, what is the corresponding value of glass? अब देखिए सरफेस बनानी है, सरफेस दो बनानी, दो इंटरफेस बनाना है। एक तो ये हो गया मान लीजिए, और दूसरा यहाँ पर ये बना लिया, ये इस तरीके से दो इंटरफेस हो गया। अब यहाँ पर एक यहाँ है एयर, सबसे ऊपर आपने मान लिया ये है एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। यहाँ पर आपने मान लिया क्या है, वाटर है, और ये है ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 4/3 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए म्यू है। अब यहाँ पर क्या है, ये लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, कैसे, मान लीजिए यहाँ से गया है इस तरीके से। अब हमें पता है कि ग्लास ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, वाटर से तो ज़्यादा डेंसर है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करा दिया, ये यहाँ गया, यहाँ पर इस तरीके से आया, और ये इसको ऐसे टच करते हुए इस तरीके से निकल जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये एंगल जो हुआ वो 90 डिग्री आ गया, ये वाला। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया हुआ है, ये आर होगा, अगर ये आर है तो ये एंगल भी आर होगा। अब देखिए अगर हम इस इंटरफेस को देखें, इस वाले को यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ होता क्या है भाई, स्नेल्स लॉ में एक चीज ध्यान रखते हैं, जो एंगल का साइन लेते हैं जहां पर जिस मीडियम में होता है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 4/3 साइन आर इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, ये, तो यहाँ से साइन आर इक्वल टू निकल के आ जाता है 3/4, ये साइन आर इक्वल टू 3/4। इस मीडियम पर यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, म्यू इंटू साइन आई, म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। यहाँ पर म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर की वैल्यू आई है 3/4, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन आई, 1 अपॉन साइन आई निकल के आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 12th अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से रिलेटेड है। An AC source of EMF E equals to E naught sin omega 100t is connected across a circuit consisting of either RC or RL or LC in series. The phase difference between the EMF E and the current I in circuit is found to be pi/4 as shown in the figure. Which of the following values meet the requirement of the circuit? तो इसमें देखिए जो डायग्राम दिया गया है आपको वो इस तरीके से दिया गया है, ये वोल्टेज है, यहाँ से डायग्राम को ही देख के क्या कंफर्म होता है कि करंट पहले स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए ये करंट पहले स्टार्ट हो जा रही है और वोल्टेज बाद में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, करंट लीड्स वोल्टेज है, करंट लीड्स वोल्टेज है बाई pi/4। अब अगर आप देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा हो तो एसी वाले चैप्टर में हमने सर्किट्स पढ़ी थी, पहले हमने पढ़ा था आर ओनली,
आर ओनली में फाई निकल के आता है 0, एल ओनली में फाई 90 डिग्री निकल के आता है, और इसमें कौन वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड आई। थर्ड हमने सी ओनली पढ़ा था, कैपेसिटर ओनली, उसमें भी फाई इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आता है, और वहां पर क्या लीड करता है, आई लीड करता है, आई लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। फोर्थ हमने पढ़ा था आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में ये tan फाई इक्वल टू हमारे पास निकल के आया था XC अपॉन आर, और फिफ्थ हमने पढ़ा था RL सर्किट, वहां पर tan फाई इक्वल टू निकल के आया था XL अपॉन आर। अब अगर हम यहाँ से देखें तो कोई भी tan फाई अगर यहाँ π/4 रखते हैं तो tan फाई इक्वल टू π/4 मतलब 1 आना चाहिए। और कौन लीड कर रहा है, आई किस में लीड करता है, ये कैपेसिटर के केस में, तो इसका मतलब ये, तो यहाँ tan π/4 मतलब 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो XC इक्वल टू आर हो जाता है। ठीक है, अब आर की अगर हम वैल्यू देखें तो आर हमारे पास ऑप्शन सर्किट हमें पता चल गई, आरसी सर्किट है, तो हमारे पास ऑप्शन से अगर देखें तो ए में आर और सी है, और बी में आर और सी है, सी में आर एल है, और डी में आर एल है, तो मतलब सी और डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए और बी हो सकता है। अब इसमें देखें ए और बी में तो आर 1 किलो ओम दिया हुआ है, तो इसका मतलब सी भी 1 किलो ओम होना चाहिए। सी हमें निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए कि ये 1 है, 1 किलो ओम मतलब XC इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1000 ओम दिया हुआ है, और XC इक्वल टू होता कितना है, 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 1000। अच्छा, E इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी, और यहाँ पर दिया हुआ है E नॉट साइन 100 टी। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा की वैल्यू 100 दी हुई है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से C की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन 100 इंटू 1000, तो ये आ गया 10 टू पावर -5। अगर हम इसको चेंज करें तो 10 इंटू 10 टू पावर -6 लिख सकते हैं, इसका मतलब 10 माइक्रोफैरड हम लोग लिख सकते हैं, तो 10 माइक्रोफैरड आएगा 1 किलो ओम के साथ में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके केस में। और अ पॉजिटिवली चार्ज्ड particle moving in an xy plane initially along the x-axis, there is a sudden change in its path due to the presence of electric and or magnetic field beyond P. The curved path is shown in xy plane and is found to be non-linear. Which one of the following combination is possible? अगर हम यहाँ से इसका डायग्राम को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए था, तभी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसा पाथ पॉसिबल है। लेकिन अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पर भी वाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही नहीं हुआ, सब में आई कैप लगा हुआ है, ऑप्शन बी और सी में, तो ये चला गया, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ई 0 दिया हुआ है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, पक्का है, अब देखना हमें ये है कि वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है। हमें पता है कि F मैग्नेटिक फोर्स जो होता है M इक्वल टू होता है Q V क्रॉस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि V हमारा जो है वो अलोंग आई एक्सिस है, मतलब इस डायरेक्शन में V दिया हुआ है, तो आई कैप लिख लिया हमने, क्रॉस ये जो हमें V दिया गया है वो हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा, अगर हम B लेकर चलें, ऑप्शन बी में देखें, बी में सी के प्लस बीजे, सी के प्लस बीजे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए क्यू वी का यहाँ से आई क्रॉस के करेंगे तो वो आ जाएगा -j, और प्लस यहाँ आई क्रॉस जे करेंगे तो वो आ जाएगा क्या, के। तो ये जो हमें पाथ मिलेगा वो क्या मिलेगा, फोर्स अलोंग जे के प्लेन होगा, मतलब जे वाई जेड प्लेन में चला जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। अब अगर हम देखें सी ऑप्शन में तो वहां पर
सी ऑप्शन में है Q इंटू वी आई इंटू, ये क्या है यहाँ पर दिया हुआ है सी के प्लस ए आई, सी के प्लस ए आई। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो Q वी आई और K का यहाँ पर J हो जाएगा और I क्रॉस I का 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल J के अलॉन्ग। तो अब केवल J के अलॉन्ग मूव कराएगा, इसका मतलब सीधा पार्टिकल को इधर जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो उसको इधर लेके जाएगी, तो दोनों मिलके उसको कहीं इस तरीके के पाथ पर मूव करा रहे हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। Which one of the following circuit can be used to verify Ohm's law? अब ये 4 सर्किट दी गई है जिसको आपको देख के बताना है कि कौन सा कहाँ पर यूज करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि अमीटर कैसे कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो केवल ऑप्शन ए यहाँ पर है जहाँ पर अमीटर सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा।